साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ऑफिसर एकेडमी में। तो साथियों आज हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स फैक्ट कंपाइलेशन जो इम्पोर्टेंट यूपीपीसीएस प्री 2024 एंड आरओ प्री 2024 और बीपीएससी एमपीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आज हम लोग देखेंगे इसमें पार्ट 1 जो प्रीलिम्स फैक्ट कंपाइलेशन पार्ट 1 है, इसको देखते हैं। एक ही वीडियो में सभी पार्ट 1 का पूरा जितना भी है लगभग 60 से 62 पेज हैं, पूरा दिया गया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाषा संबंधी भाषा संबंधी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन दिए गए हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1967 में। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें जोड़ा गया था 3 भाषाएं जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको हम लोग अगर देखें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो नमक, ठीक है, ना से हो गया नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करें तो हम लोग याद करते हैं BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, BDMS। ये कौन से? ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो भाषाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए उनको पहला संविधान संशोधन भाषाओं से 21वां है, 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ है। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। फिर इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है। चलिए आगे देखें। इसके बाद में देखते हैं भारतीय शास्त्रीय भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इनको देखते हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? शास्त्रीय भाषा तमिल को 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तेलुगु एवं कन्नड़ को 2008 में इनको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। फिर मलयालम आता है, मलयालम 2013 में शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई। और ओडिसी यानी कि जो ओडिया है 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई। तो ये भाषाओं से संबंधित, भारतीय शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित जो मान्यता वर्ष हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पंचायती राज से संबंधित तो महत्वपूर्ण समितियां हैं। इससे तो ये वही कंपाइलेशन है पूरा जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा जरूर। वही टॉपिक दिए गए, वही फैक्ट हैं। तो ये हमेशा मिलान करने के लिए आता है और हर एग्जाम में आता है लगभग। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति थी। सादिक अली समिति 1964 में। अशोक मेहता समिति ये 1977 में। हनुमंतराव समिति 1983 में गठित की गई थी। जीवी के राव समिति 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1988 ईस्वी में। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता 1957 में, सादिक अली समिति 1964 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, हनुमंतराव समिति 1983 में,
GV के राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में और केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1988 में। चलिए आगे देखते हैं। इसी के आगे इसमें है PK थुंगन समिति, जो कि PK थुंगन समिति ये 1988 में गठित की गई थी। हरलाल सिंह खर्रा समिति ये 1990 में गठित की गई थी। आखिर देखें हम लोग देखते हैं पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं उनको देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 243D इसमें क्या है, तो इसमें आरक्षण होता है, जो पंचायतों के सीटों का आरक्षण होता है। आर्टिकल 243I इसमें पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग। आर्टिकल 243K में निर्वाचन आयोग आता है। आर्टिकल 243ZD इसमें क्या होता है, इसमें जिला योजना समिति होती है। आर्टिकल 243ZE में महानगरीय योजना समिति होती है, ठीक है। 243D में आरक्षण होता है। 243I में पंचायत के लिए वित्त आयोग होता है। 243K में क्या होता है, निर्वाचन आयोग होता है। 243ZD जिला योजना समिति और ZE जो होता है वो महानगरीय योजना समिति होती है। इसके बाद में पंचायती राज को अपनाने वाले राज्य जो हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था राजस्थान ने और उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य जो सर्वप्रथम राजस्थान है, और जिले की बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले में अपनाया गया था सबसे पहले। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला प्रथम राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, वेदांत दर्शन में अनेक मतों का विकास हुआ जो निम्न प्रकार है। ये तो इम्पोर्टेंट ही है, ये तो पूछा ही जाता है। मत और प्रवर्तक दिए गए हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के हैं स्वामी रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बकाचार्य या निम्बार्क, शुद्ध द्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। शुद्ध के वल्लभाचार्य हैं, द्वैत के निम्बकाचार्य और द्वैतावाद यानी कि द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं और विशिष्ट द्वैतवाद के हैं स्वामी रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। इनको उंगलियों से याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, अवश्य बनता है। निम्बार्क ये सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और रामानुजाचार्य जो हैं ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। स्वामी हरिदास ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जो कि विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी के गुरु थे। विष्णु स्वामी ये किसके गुरु थे, वल्लभाचार्य जी के गुरु थे। और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं, के संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी ये वल्लभाचार्य जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य ये भी रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, इसमें यात्री देश और शासक दिए गए हैं। यात्री है अबू अब्दुल्ला जिसको इब्ने बतूता भी कहते हैं। ये किस देश का था, ये मोरक्को देश का था और जब इसने विजयनगर की यात्रा की थी तो उस समय वहाँ का शासक जो था वो हरिहर प्रथम था। कौन था, हरिहर प्रथम। इसके बाद में निकोलो कोंटी ये इटली का शासक था, सॉरी इटली का विदेशी यात्री था निकोलो कोंटी। और जब इसने विजयनगर की यात्रा की थी उस समय वहाँ का शासक था देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी के समय कौन सा, देवराय प्रथम था। इसके बाद में अब्दुल रज्जाक ये फारस का विदेशी यात्री था और इसने जब विजयनगर की यात्रा की थी तब वहाँ का शासक यानी विजयनगर का शासक था देवराय द्वितीय। कौन था,
अब्दुल रज्जाक के समय देवव्रत द्वितीय था। इसके बाद में आता है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल का विदेशी यात्री था और इसने जब विजयनगर की यात्रा की थी उस समय वहाँ का शासक कृष्णदेव राव था। कौन थे? कृष्णदेव राव। फिर आता है बारबोसा। बारबोसा ये पुर्तगाल का यात्री था और इसने जब विजयनगर की यात्रा की थी उस समय विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राव। फिर आता है नूनीज। नूनीज ये भी पुर्तगाल का यात्री था और इसने जब विजयनगर की यात्रा की थी तो उस समय विजयनगर का शासक वहाँ था अच्युत राय। कौन था? अच्युत राय। यानी कि इब्ने बतूता या अबू अब्दुल्ला ये मोरक्को का यात्री था और इसने जब विजयनगर की यात्रा थी उस समय हरिहर प्रथम वहाँ का शासक था। निकोलो कोंटी ये इटली का था और इसने जब विजयनगर की यात्रा की तो वहाँ का शासक था देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक ये फारस का था और इसने जब यात्रा की थी तो वहाँ था देवराय द्वितीय, वह विजयनगर का शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में देखेंगे मौर्यकालीन न्यायालय। मौर्यकालीन न्यायालय को देखते हैं। मौर्यकालीन न्यायालय जो इसमें दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय दो न्यायालय थे। दीवानी न्यायालय में धर्म स्थानीय न्यायालय इसको कहा जाता था और इसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति था उसको व्यवहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्यवहारिक, मुख्य न्यायमूर्ति को। और फौजदारी न्यायालय इसको कहा जाता था, ये कंटक शोधन न्यायालय इसको कहा जाता था, होता था। और इसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति होता था वो होता था प्रदेष्टा। फौजदारी में क्या होता था? प्रदेष्टा मुख्य न्यायमूर्ति होता था और दीवानी में व्यावहारिक मुख्य न्यायमूर्ति होता था। आगे देखेंगे चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ जो महामात्र हैं 18, उसमें देखते हैं प्रधानमंत्री और पुरोहित। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति ये युद्ध विभाग का प्रधान होता था। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी यानी कि कंटक शोधन जो न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक यह युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक होता था, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक को कर्मांतिक कहा जाता था। व्यावहारिक यानी दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसको व्यावहारिक कहा जाता था। मंत्रिमंडल अध्यक्ष ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल क्या होता था? दंडपाल ये सेना की सामग्री को एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, दंडपाल। अंतपाल होता था सीमा दुर्गों का रक्षक, सीमा दुर्गों की रक्षा करने वाला जिसको अंतपाल कहा जाता था। दुर्गपाल ये देश के अंदर, दुर्गपाल क्या होता था? ये देश के अंदर के दुर्गों का रक्षक होता था। नागरक यानी कि नगर का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको नागरक कहा जाता था। प्रशासता ये राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने वाला एवं राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था जिसको कहा जाता था प्रशासता। इसके बाद में दौबारिक या द्वारपाल, द्वारपाल होता था ये राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था जिसको दौबारिक या द्वारपाल कहा जाता था। अंतर्वशिक होता था राजा की अंग रक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी होता था, इसको अंतर्वशिक कहा जाता था। आठवीं ये वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, इसको आठवीं कहा जाता था। इसके बाद में देखेंगे मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी या अध्यक्ष। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी जो होते थे पण्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था जिसको पण्याध्यक्ष कहा जाता था। कौतवाध्यक्ष ये मापतौल का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सोनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष ये चरागाहों का अध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष ये खान विभाग का अध्यक्ष होता था यानी कि खानों का अध्यक्ष होता था, अकराध्यक्ष जिसे कहा जाता था। इसके बाद में देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल इसमें देश और क्षेत्र और प्रमुख मरुस्थल दिए गए हैं। अरब
प्रायद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? रुब अल खाली या नेफ्द, सॉरी, अरब प्रायद्वीप में रुब अल खाली और नेफ्द, ये अरब प्रायद्वीप के मरुस्थल हैं। पूर्वी ईरान का प्रमुख मरुस्थल है दस्त ए लूट। दक्षिणी ईरान का दस्त ए कबीर, इसको ध्यान से देखिएगा। पूर्वी ईरान का दस्त ए लूट होता है और दक्षिणी ईरान का दस्त ए कबीर। नामीबिया जो कि अफ्रीका में है, इसका प्रमुख मरुस्थल है नाबीब। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन। उत्तरी चिली का प्रमुख मरुस्थल है अटाकामा। कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है, ये इसका जो प्रमुख मरुस्थल है मोजावे या मोहावे इसको कहा जाता था। चीन का तकलामकान, ये चीन का प्रमुख मरुस्थल है तकलामकान। एरिजोना एवं कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसका प्रमुख मरुस्थल है सोनोरन। बोत्सवाना का है कालाहारी। मंगोलिया जो कि चीन का है, इसका प्रमुख मरुस्थल है गोबी। तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख मरुस्थल कराकुम है। अफ्रीका महाद्वीप का जो प्रमुख मरुस्थल है सहारा, सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ये सहारा है, ये किन किन देशों में फैला हुआ है? अल्जीरिया, चाड, ये क्वेश्चन आता है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। ठीक है, ये 10 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन कौन देशों में फैला हुआ है? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। आगे देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कि तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के घटते क्रम में यानी कि पहले सबसे ज़्यादा उसके बाद में घटते क्रम में दिया गया है। सबसे ज़्यादा उसके बाद में सबसे कम। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की तरंग दैर्ध्य है, उसके बाद में माइक्रोवेव, उसके बाद में अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्सरे तरंग और सबसे लास्ट में आता है गामा किरणें यानी गामा रेज। इसके बाद में देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि ऊर्जा आवृत्ति के घटते क्रम में, तो घटते क्रम में जैसा कि अभी देखा था उसको घटते क्रम में यानी कि हाँ, ऊर्जा आवृत्ति के घटते क्रम में, ये ऊर्जा आवृत्ति के घटते क्रम में है। और ये देखा था हम लोगों ने तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में, ये आवृत्ति के घटते क्रम में गामा किरण, सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा किरण की होती है। उसके बाद में एक्सरे वेव, उसके बाद में पराबैंगनी तरंग, फिर दृश्य तरंग, उसके बाद में अवरक्त तरंग, उसके बाद में माइक्रोवेव और सबसे लास्ट में होती है रेडियो वेव। इसके बाद में देखेंगे विटामिन से संबंधित, विटामिन के नाम और उनसे संबंधित रोग जो पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इससे संबंधित जो रोग है रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से रोग होने वाले हैं। इसके बाद में विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थाइमिन और इससे होने वाला जो रोग है वो बेरी। फिर आता है विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एरिबोफ्लेविनोसिस और ओष्ठविद्रण, जिसको किलोसिस भी कहते हैं। फिर विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, इसको नियासिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है विटामिन बी3 की कमी से रोग होता है पेलाग्रा होता है। विटामिन बी फाइव जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो पेरेस्टेशिया होता है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है, जो कि खून की कमी से होता है।
विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटिन है और इससे संबंधित होने वाला जो रोग है इसकी कमी से वो त्वचा शोथ और आंत्र शोथ ये रोग होते हैं विटामिन बी 7 की कमी से। फिर आता है विटामिन बी 9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद में आता है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी 9 जो कि जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है और विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है और इनकी दोनों की कमी से रोग जो होता है वो मेगाब्लो सॉरी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके बाद में आता है विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी और मसूड़ों की सूजन। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और टोकोफेरॉल इसकी कमी से जो रोग होता है वो कम प्रजनन क्षमता। फिर आता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का ना जमना। आगे देखेंगे प्रमुख पादप हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स वृद्धिवर्धक और वृद्धिरोधक। वृद्धिवर्धक जो हार्मोन्स होते हैं वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये वृद्धिवर्धक हार्मोन्स होते हैं और वृद्धिरोधक यानी कि जो वृद्धि को रोकते हैं जिसमें एक होता है एथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन ये दो वृद्धिरोधक हैं और वृद्धिवर्धक ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। आगे देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्नी। जो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्न हैं उनको देखते हैं। पुरोहित होता था, ये राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी, ये सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण, ये ग्राम का मुखिया होता था। महिषी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। महिषी ये राजा की पत्नी होती थी जिसको पटरानी भी कहा जाता है। बावाता, ये राजा की प्रिय रानी होती थी। परिवृत्ति, ये उपेक्षित रानी होती थी। सूत, सूत ये रथ सेना का नायक होता था, इसको सूत कहा जाता था। संग्रहीता, ये कोषाध्यक्ष होता था। संग्रहीता। भागदूत, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भागदूत होता था कर एकत्र करने वाला अधिकारी जिसको भागदूत कहते हैं, कहा जाता था। अच्छा बाप ये लेखा अधिकारी होता था। पालागल ये विदूषक होता था। छता, ये प्रतिहारी या दौबारी किसको कहा जाता था। इसके बाद में देखेंगे पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट जो हैं जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इसके बाद में जल यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम यानी कि जल प्रदूषण अधिनियम ये 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अधिनियम ये 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये 2001 में पारित किया गया। जैविक विविधता अधिनियम 2002 में। ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी पूछे जाते हैं सब एग्जाम में, इनसे मिलान आता है, ये मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बने वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय देखते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2003। इसके प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। इसके राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2003 में ये बनाया गया।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये 1992 में बनाया गया। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ये 2007 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में पारित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एनटीसीए का अध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार एनटीसीए की सिफारिशों पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित कर सकता है, यानी कर सकती है। आगे देखेंगे, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी 1974 के द्वारा स्थापित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 के तहत स्थापित निकाय है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, केंद्रीय भूजल बोर्ड 1970। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ की घोषणा, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित निकाय। इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित किया गया निकाय है। इसी के साथ में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ये 2002 में स्थापित किया गया। फिर जैविक विविधता अधिनियम 2002, जिसको जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके साथ में क्या हुआ, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ये 2003 में बनाया गया और इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। इसके बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको NGT बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? यह एक वैधानिक निकाय है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला ये दुनिया का तीसरा देश है। भारत कौन सा देश है? दुनिया का तीसरा देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। इसके बाद में ऐतिहासिक युद्ध देखते हैं, कर्नाटक वार। कर्नाटक वार देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ और इसमें क्या क्या हुआ, एक्स ला सापेल की संधि हुई। मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। इसके बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ये 1749 से 1754 तक हुआ। यह अनिर्णित रहा, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये 1758 से 1763 तक हुआ। इसमें पेरिस की संधि कर्नाटक के तृतीय युद्ध के साथ हुई। पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। आगे बांडीवास का निर्णायक युद्ध। बांडीवास का निर्णायक युद्ध ये 22 जनवरी 1760, बांडीवास का युद्ध पूछा जाता है। 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के बांडीवास यानी कि बंदवासी में इसको लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत हुई। यानी कि इसमें ये बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, ये पूछा जाता है। तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व सर आयरकुट तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लैली के द्वारा इसको किया गया था। फिर आता है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें हैदर अली विजयी हो रहा। मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से और बंगाल के गवर्नर जनरल हैरी वेरेलस्ट के समय में ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 ईस्वी में तक हुआ। इसमें मंगलौर की संधि हुई और गवर्नर जनरल जो वारन हेस्टिंग था उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। इसके बाद में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। इसमें क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। अंग्रेजों ने मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर इसमें कब्जा कर लिया।
टीपू पर 3 करोड़ रुपए का युद्ध क्षति भुगतान लगाया गया। और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उस समय कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। और यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इसको लड़ा गया था। इसके बाद में देखेंगे चेंगम की लड़ाई। चेंगम की लड़ाई 1767 ईस्वी में, जिसे चंगमा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा थी, चेंगम की लड़ाई। पोलिलूर का युद्ध ये 1780 ईस्वी में, जिसमें टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पराजित किया था। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में, इसमें क्या हुआ? इसमें हैदर अली और सर आयरकुट के बीच ये युद्ध हुआ, पोर्टो नोवो का युद्ध। और इसमें सर आयरकुट की जीत हुई थी। यह लड़ाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा थी। इसके बाद में देखेंगे शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान जो थे उनको देखते हैं। पेशवा। पेशवा ये राजा का प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य अथवा मजमुआदार ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। बाकिया नवीस या मंत्री ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। बाकिया नवीस या मंत्री। सचिव अथवा सुरनवीस। सचिव अथवा सुरनवीस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री होता था। इसके बाद में सेनापति या सर ए नौबत। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश। न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश था। इसके बाद में देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, वनस्पति प्रकार और क्षेत्र। भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ देखेंगे। चलिए देखते हैं। मैक्विस। मैक्विस वनस्पति ये भूमध्य सागरीय तट में पाई जाती है। फैनवास। फैनवास ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चैपरल। चैपरल ये कैलिफोर्निया में। माटोरल। माटोरल ये चिली में पाई जाती है। आगे देखेंगे प्रमुख अभिलेख एवं उसके संबंधित जो शासक हैं उनको देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, उस समय शासक था कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। आगे देखेंगे प्रमुख वक्र यानी कि कर्व। लॉरेंज वर्क। लॉरेंज वर्क इससे क्या होता है? इससे आय की विषमता को प्रदर्शित करता है लॉरेंज वर्क वक्र। कुजनेटस वक्र। कुजनेटस वक्र ये आर्थिक विकास के बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है। यह उल्टे यू के आकार का होता है कुजनेटस वक्र। लाफर वक्र क्या होता है? लाफर वक्र ये कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है। उल्टा यू के आकार का होता है लाफर वक्र। फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध को ये प्रदर्शित करता है फिलिप्स वक्र। इसके बाद में गिनी गुणांक आता है। गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट ये आर्थिक असमानता के मापन की विधि है। गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है, यानी कि 1 और 0, जहाँ 0 का अर्थ होता है पूर्ण समानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण असमानता। ये होता है गिनी गुणांक।
इसके बाद में देखेंगे प्रमुख पर्वतमाला और उनकी लंबाई। सबसे बड़ी पर्वतमाला है विश्व की वो एंडीज पर्वतमाला है जिसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर। इसके बाद में रॉकी पर्वतमाला आती है जिसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। फिर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी जो लंबाई है वो 3500 किलोमीटर है। कुनलुन पर्वतमाला इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है। फिर आता है यूराल पर्वतमाला या एटलस पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। इसके बाद में ग्रेट बैरियर रीफ जिसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर। आगे देखेंगे सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग। सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग, इसमें देखेंगे विभाग, संबंधित क्षेत्र और उसके शासक। सल्तनत काल के विभाग, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग होता था और इसका जो शासक वो है बलबन। दीवाने मुश्तखराज ये राजस्व विभाग, इसका शासक ये अलाउद्दीन खिलजी के शासक था उस समय। दीवाने मुश्तखराज ये राजस्व विभाग होता था। दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग होता था, ये किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग, ये किसके समय में? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दीवाने खैरात ये कि दान विभाग होता था और ये किसके समय में? फिरोज तुगलक के समय में। दीवाने बंदगान ये दास विभाग होता था, ये फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में अन्य विभाग देखेंगे। अन्य विभाग जिसको दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत ये क्या होता था? ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित यानी कि विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने बजारत। दीवाने बजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित यानी कि राजस्व विभाग से संबंधित था। दीवाने बजारत। सराय अदल। सराय अदल एक ऐसा बाजार जहां पर वस्त्र, शक्कर और जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने के तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी, उसको क्या कहते थे? सराय अदल। फिर आता है अमीर ए बहर। अमीर ए बहर ये जल बेड़े का प्रधान अधिकारी होता था। बरीद ए ममालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। बरीद ए ममालक। इसके बाद में देखेंगे कालिदास की प्रमुख रचनाएं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में नाटक। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में नाटक हैं कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास के प्रमुख नाटक हैं। कालिदास के प्रमुख महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम ये महाकाव्य हैं। खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार ये कालिदास के दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम ये दूसरी रचना है। इसके बाद में संगमकालीन ग्रंथ। संगमकालीन ग्रंथ विषय और उनके लेखक। तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम ये व्याकरण से संबंधित, इसके लेखक हैं तोलकाप्पियर। शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम ये एक प्रेम कथा है और इसके लेखक हैं इलंगो अडिगल। तिरुकुरल ये दर्शन है और इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। मणिमेखले। मणिमेखले ये बड़ी कथा है और इसके लेखक हैं शीतले सत्तनार। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 131 में। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वाद विवाद और मामले। देश में राज्य सरकारों के बीच वाद विवाद से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित मामले, देश के भीतर आपराधिक या दीवानी मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित मामले। अनुच्छेद 131 क्षेत्रीय अदालतों से उच्च न्यायालयों में मामलों का स्थानांतरण। कुछ मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिट, आदेश और या निर्देश जारी करना, ये अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागौर ये राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में अस्थि निर्मित उपकरण। अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हैं? यह अस्थि निर्मित उपकरण सराय नाहर राय और महदाहा, इन दोनों से अस्थि निर्मित उपकरण मिले हैं। अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य बताए गए हैं, पूछे गए हैं। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। कब किया था? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में कर दी थी अकबर ने। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। 62, 63 और 64 पहले क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में और जजिया कर की समाप्ति ये 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कब हुई थी? 1571 ईस्वी में। इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया गया। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला था इसने 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा इसने 1579 ईस्वी में की। आईने दहसाला इसने 1580 ईस्वी में। इबादत खाना बंद कर दिया था 1582 ईस्वी में और दीन इलाही की स्थापना इसने की थी 1582 ईस्वी में। फिर भारत में प्रमुख प्रवाल वृत्तियाँ। कोरल रीफ। भारत में प्रमुख प्रवाल वृत्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये प्रमुख प्रवाल वृत्तियाँ हैं। इसके बाद में देखेंगे विश्व के घास प्रदेश, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड।